मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम टू विजन एमपीटीईटी 2020। बात की जा रही एवीएस पेडागोजी की और इसके अंतर्गत जो हमारा टॉपिक है वह है सतत व्यापक मूल्यांकन को लेकर के एमपी टेट में स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। सतत व्यापक मूल्यांकन में आपके शिक्षण के दौरान प्रश्न पूछना, मुखर और लिखित अभिव्यक्ति के अवसर देना, एनेक्डोटल रिकॉर्ड का प्रयोग करना, पोर्टफोलियो का विकास करना, ये सारी चीज़ें आपके क्या है सतत व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत क्या है शामिल की गई है। ओके, तो हम बात करेंगे सबसे पहले सतत व्यापक मूल्यांकन की। सतत व्यापक मूल्यांकन का अर्थ होता है विद्यार्थियों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की प्रणाली। अर्थात हम इसमें किसका मूल्यांकन कर रहे हैं? विद्यार्थियों का। जब हम विद्यार्थियों का मूल्यांकन कर रहे होते हैं तो इसको किस तरीके की प्रणाली मानते हैं? विद्यालय आधारित मूल्यांकन की प्रणाली। ओके, इसमें हम बालक के विकास के सभी पक्ष को शामिल करते हैं ताकि उसका क्या हो जाए, ओवरऑल डेवलपमेंट किया जा सके। ठीक है ना, हर पक्ष में क्या हो, उसका विकास किया जा सके, चाहे उसका क्या हो, वो ज्ञानात्मक पक्ष हो, चाहे वो आपका भावात्मक हो, चाहे फिर वो आपका मनोगत्यात्मक क्या हो, आपका पक्ष हो। यहाँ से क्या है क्वेश्चन बनते हैं। ज्ञानात्मक में भी आपने देखा है हमारा जो ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, इन सारी चीज़ों को शामिल किया गया है। ऐसे ही भावात्मक में चीज़ें हैं, ऐसे ही आपके मनोगत्यात्मक में, अर्थात पूरी तरीके से इनको शामिल किया गया है। और सतत मूल्यांकन, जो आपका सतत व्यापक मूल्यांकन है, वो दोहरे उद्देश्य पर बल देता है। दोहरे उद्देश्य पर बल अर्थात ये उद्देश्य व्यापक आधारित अधिगम और व्यवहारगत परिणामों के मूल्यांकन पर आधारित अधिगम होता है। ठीक है ना, इसमें किस चीज़ का मूल्यांकन किया जा रहा है कि बच्चे ने व्यापक तरीके से किन किन चीज़ों को सीखा है और उसने उसको व्यवहार में कितना अप्लाई किया है, इनके परिणामों के मूल्यांकन पर क्या है बल देता है। ओके, अगर वही बात की जाती है, अगर हम शब्दों को समझते हैं, सतत से मतलब क्या है? सतत का मतलब सिर्फ और सिर्फ लगातार नहीं है। आप लगातार करिए कोई भी कार्य, ठीक है ना, तो सतत शब्द के निर्धारण की नियमितता के साथ आपको और भी कौन सी चीज़ें देखना है, क्योंकि यहाँ हम बात कर रहे हैं विद्यार्थी की। हम विद्यार्थी का जब मूल्यांकन करते हैं तो उसमें जो सतत का तात्पर्य है वो आपकी नियमितता के साथ साथ यूनिट परीक्षा की आवृत्ति, अर्थात आपको लगातार हर स्टेप में बच्चे का क्या करना है, टेस्ट करना है। आपने जो भी बच्चे को सिखाया है आप उसका क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे स्टेप स्टेप। ठीक है ना, मतलब कि हर कदम में आप उसको क्या करना है, आपको उसका क्या करना है, मूल्यांकन करना है। तो यूनिट परीक्षा की आवृत्ति आपने की, ठीक है ना, कोई भी आपने क्या है यूनिट समझाई बच्चे को, उसको क्या किया आपने, उसका टेस्ट लिया। अब आपने देखा कि जब हमने उसका टेस्ट लिया तो आप उसकी आवृत्ति क्या है, बार बार करेंगे। ठीक है ना, कब तक करेंगे, जब तक कि बच्चे के अधिगम के अंतरालों का निदान न हो जाए। निदान करेंगे अर्थात उसकी कमियों का पता लगाएंगे। उसकी कमियों का पता लगाने के बाद आप उसके सुधारात्मक उपायों का उपयोग करेंगे, अर्थात आप उसे रिमेडियल टीचिंग देंगे यहाँ पर। फिर इसके बाद उसका रीटेस्ट करेंगे, पुनः परीक्षा लेंगे उसी चीज़ की जो आपने जिसका टेस्ट लिया हुआ था, उसका पुनः परीक्षा भी लेना है आपको। फिर उसका क्या हो जाएगा, स्वयं मूल्यांकन हो जाएगा। वो खुद में अपना मूल्यांकन कर पाएगा कि आज मैंने मतलब इतना गेन किया, इसके पहले मेरा क्या था, ये पोजीशन थी। ठीक है ना, फिर वो धीरे धीरे करके इस तरीके से क्या वो अपनी पोजीशन, अपने क्या है मूल्यांकन को क्या है जज कर पाएगा, स्वयं मूल्यांकन कर पाएगा कि मुझ में क्या सुधार होते जा रहे हैं। ठीक है ना, ये है वही बात के। तो आपको ये याद रखना है कि जो सतत है, तो सतत के अंतर्गत पूरी ये प्रोसेस चलती है। सिर्फ लगातार नहीं कि हमने टेस्ट ही ले लिया तो हमारा क्या हो गया, वो सतत हो गया। टेस्ट लेने के साथ ही आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी होंगी कि जो कमियां हैं वो भी देखनी है, फिर उसके लिए उपचार भी देना है, फिर उसी चीज़ का आपको रीटेस्ट भी करवाना है। तब वो स्वयं मूल्यांकन होगा कि पहले क्या रिजल्ट था और अब क्या रिजल्ट है। तो ये है आपका सतत का तात्पर्य। वही बात की जाती है व्यापक की। तो व्यापक के तहत विद्यार्थियों की वृद्धि यानी कि जो आपका फिजिकली ग्रोथ हो रही है, वृद्धि के साथ साथ उसका जो शैक्षिक तथा सह शैक्षिक दोनों पक्षों को शामिल करने का प्रयास किया जाता है। वृद्धि क्यों,
क्योंकि वृद्ध भी मायने रखती है, क्योंकि अगर बच्चा किस एज में है, ठीक है ना, किस क्लास के लिए सर्वाइवल है, ये सारी चीज़ें भी क्या है आपकी शिक्षा में देखी जाती है। इस उम्र का बच्चा है, उसकी फिजिकली ग्रोथ इतनी होगी, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें एवोल्यूशन की जाती है, उसको क्या है एवोल्यूट किया जाना चाहिए और किया जाता है शिक्षा में। वहीं आपकी शैक्षिक जो आपका संज्ञानात्मक विकास है, वहीं आपका सहशैक्षिक जहाँ पर आपके भावात्मक और मनोगत्यात्मक दोनों आपके पक्षों को शामिल किया जाता है। व्यापक के अंतर्गत आपको याद रखना है कि हमारे जो क्या है विद्यार्थी की जो वृद्धि है, वृद्धि के साथ साथ क्या है सभी पक्षों को क्या है शामिल करना है, चाहे वो आपका ज्ञानात्मक हो, चाहे वो आपका क्या हो भावात्मक हो, चाहे वो आपका मनोगत्यात्मक हो, इनको हमने शैक्षिक और सहशैक्षिक तरीके से क्या है शामिल कर लिया है। ओके, तो ये हो जाता है व्यापक का अर्थ। क्वेश्चन आपके ऐसे ही मतलब ऐसे ही आपके भाषाई तौर पर बनेंगे, इसलिए आपको थोड़ी से कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर क्लियर करके चलना है। ओके, तो हम बात करते हैं बच्चों के अधिगम का जो हम लगातार व्यापक मूल्यांकन किया जाता है या करते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। ठीक है ना। अगर बात की जाती है एनसीईआरटी की, इसका भी आपको फुल फॉर्म याद रखना है। इसमें मतलब इसने कौन कौन से तथ्य शामिल किए हैं सतत व्यापक मूल्यांकन में, ठीक है ना। तो पहला है आपका निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हो रही है। हमने जो शैक्षिक उद्देश्य रखे हैं उसकी जो प्राप्ति हमें किस सीमा तक हो रही है, पहला तो उसने इसको शामिल किया है। ओके, नेक्स्ट है कि कक्षा में प्रदान किए गए अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली रहे हैं। ठीक है ना, हम जिस तरीके से बच्चों को अधिगम करा रहे हैं क्या वो वास्तव में प्रभावशाली है या नहीं है, या है भी तो किस हद तक है, ये सारी चीज़ें भी हमें क्या है आपके सतत व्यापक मूल्यांकन में शामिल की जाती है। वहीं आपका नेक्स्ट व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया कितने बेहतर ढंग से पूर्ण हो रही है। ठीक है ना, व्यवहार में मतलब कितनी चीज़ों को हम कितनी तरीके से कितने अच्छे तरीके से बच्चे क्या है उसको फॉलो कर पा रहे हैं, ठीक है ना, अप्लाई कर पा रहे हैं, वो पूर्ण हो रहा है, वो जो आपका ठीक है ना उद्देश्य है वो कितनी अच्छी तरीके से फॉलो किया जा रहा है। तो ये आपके कुछ उद्देश्य थे जिन्हें क्या है एनसीईआरटी ने शामिल किया है। तो यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, आपको तीनों उद्देश्य पता होने चाहिए। ओके, तो इस पर भी आपको ध्यान देना है, ये आपके क्या है सतत व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य हैं। इसलिए वही हम बात करते हैं सतत व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत शिक्षण के दौरान प्रश्न पूछना। तो सतत व्यापक मूल्यांकन जब आप कर रहे हैं तो इसके अंतर्गत जब आप शिक्षण के दौरान प्रश्न पूछकर एक बच्चे का क्या कर रहे हैं सतत व्यापक मूल्यांकन कर रहे हैं, तो ये एक महत्वपूर्ण प्रभावी प्रक्रिया मानी जाती है। इससे होगा क्या, इससे विद्यार्थियों की जो समझ है, उसके जो विचार हैं तथा उसके जो भावों का आकलन करने का अवसर किसको मिलेगा, शिक्षक को मिलेगा, जिसके आधार पर शिक्षक अपने विद्यार्थियों का क्या कर पाएंगे मूल्यांकन कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे, यहाँ पर क्या है अगर बच्चे की समझ को जानना है, विचार को जानना है, भावों को जानना है, तो हम क्या करेंगे बच्चों से प्रश्न पूछेंगे। तो प्रश्न के माध्यम से हमें बच्चे के भाव, बच्चे के जो समझ है, बच्चे के जो विचार हैं, वो बहुत सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी जानकारी लग जाएगी। ठीक है ना, जैसा कि क्या हो रहे हैं हमारे जो इंटरव्यू हो रहे हैं उसमें विद्या हमारी क्या पूछी जाती है, समझ पूछी जाती है, हमारे विचार क्या है, मतलब हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हमारा जो नज़रिया है, ठीक है ना, हमारा जो एटीट्यूड है वो कैसा है, ठीक है ना, इन सारी चीज़ों को क्या है परखा जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर क्या है प्रश्न के माध्यम से आपके उसकी समझ, उसके विचार, उसके भावों का क्या है आकलन कर सकता है आपका अध्यापक, जिसके आधार पर शिक्षक अपने विद्यार्थियों का मूल्यांकन करने में क्या हो जाएंगे सक्षम हो जाएंगे। जब उन्हें पता चल जाएगा कि बालक इस नज़रिए से देख रहा है, ये उसका लेवल है, ये उसका स्किल है, तो अध्यापक क्या कर सकता है उसका मूल्यांकन कर सकता है बेहतर तरीके से। तो प्रश्न पूछना मतलब आप समझ सकते हैं किस तरीके से आपके सतत व्यापक मूल्यांकन में महत्वपूर्ण है। अब हम जो प्रश्न पूछते हैं, ठीक है ना, अब प्रश्न पूछते हैं, क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं। तो जो प्रश्न पूछने का तरीका है वो आपके क्या है दो तरीके हैं। एक आप पूछ सकते हैं मुक्त अंत जिसे आप ओपन एंडेड कहते हैं, दूसरा है आपका क्लोज एंडेड बंद अंत। ठीक है ना, मुक्त अंत का मतलब है, अर्थात मुक्त अंत का मतलब है कि आपका क्वेश्चन एक होगा, ठीक है ना, क्वेश्चन एक है लेकिन इसके आंसर कैसे होंगे बहुत सारे हो जाएंगे। ठीक है ना, यहाँ एक ये भी कोई दे सकता है, दूसरा कोई ये दे सकता है, तीसरा कोई ये दे रहा, चौथा ये, बहुत सारे आंसर्स होंगे। ठीक है ना, जैसे हमने कहा कि हमने भारत के विकास के लिए किस किस तरीके के क्या है हम
उपाय ला सकते हैं, किस चीज़ तरीके की हमें टेक्निक आजमानी चाहिए। तो यहाँ पर हर एक व्यक्ति के क्या होंगे, विचार अलग अलग होंगे कि हम भारत में किस तरीके का इनोवेशन ला सकते हैं, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें। तो हर किसी के विचार यहाँ मैच नहीं करेंगे, ठीक है ना, सबके अलग अलग अपने पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग होंगे यहाँ पर विचार। तो एक क्वेश्चन एक है लेकिन आंसर क्या है, बहुत सारे हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आपके लघु उत्तरात्मक प्रश्न हैं, वहीं आपके निबंधात्मक जो प्रश्न हैं इनको क्या है आपकी किस में शामिल किया गया है, मुक्त अंत यानी कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस में रखा गया है। ओके, वही हम बात करेंगे नेक्स्ट आपका क्लोज एंडेड, जिसे आप बंद अंत कहते हैं। बंद अंत प्रश्नों में हम अपने विचारों को प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता नहीं होती है, ठीक है ना। हमें क्या करना है, हमें प्रश्न के विकल्प में से किसी एक को ही क्या करना पड़ता है, छांटना होता है। इसके अंतर्गत जो प्रश्न के प्रकार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, सत्य असत्य शामिल किए जाते हैं, मिलान को, खाली स्थान को, वर्गीकृत प्रश्न को, व्यवस्थीकरण प्रश्न को, इन सभी को क्या है शामिल किया जाता है, ठीक है ना। जब इनको आप शामिल करेंगे तो ये किसके अंतर्गत आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। वर्गीकृत प्रश्न आपके बंद अंत, ठीक है ना, बंद अंत यानी कि एंडेड क्वेश्चन के अंतर्गत आते हैं, जो आपके क्लोज एंडेड रहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है और इस तरीके से क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से हम बच्चों के क्या है बारे में क्या कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं प्रश्न पूछ करके। अब बात करते हैं आपकी मुखर और लिखित अभिव्यक्ति के अवसर देना। बच्चे को किस चीज़ के अवसर देना है, बोलने के और लिखने के। वो जो अपनी अभिव्यक्ति है वो किस तरीके की से कर सके, बोल करके या फिर लिख करके, इसके हमें क्या करना, अवसर प्रोवाइड कराना है। इसके माध्यम से हम बच्चे को क्या कर सकते हैं, उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। ओके, तो ये भी देख लेते हैं। सतत तथा व्यापक मूल्यांकन के लिए जो आपका मौखिक और आपके लिखित अभिव्यक्ति है, इसको अवसर प्रदान करना शिक्षण के स्तर को ऊपर उठाने में क्या है, सहायक है। ओके, वैसे ही आपके जैसे कि आपके एनेक्डोटल रिकॉर्ड हैं, पोर्टफोलियो, ये सब क्या कर रहे हैं, आपके शिक्षण के स्तर को क्या है आगे बढ़ाने में क्या है, सहायक होते हैं। विद्यार्थियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का मौखिक तथा लिखित उत्तर देना उसके आत्मविश्वास में क्या लाएगा, वृद्धि लाएगा, ठीक है ना। तो देख लेते हैं सबसे पहले जो आपकी मुखर अभिव्यक्ति है, मौखिक अभिव्यक्ति जिसे आप कहते हैं। मुखर अभिव्यक्ति को दिशा देने का माध्यम मौखिक उत्तर है। इसका जो तरीका होता है वो कैसा होगा, आपको कैसे बोलना, ओरल आंसर देना है, ठीक है ना, आपको सीधे क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना। मौखिक उत्तर से विद्यार्थियों में पाठ के प्रति क्या हो जाएगी, रुचि उत्पन्न होती है। वह विषय से लगाव के साथ साथ विस्तृत ज्ञान की ओर क्या है, बढ़ सकता है। मान लीजिए हमने बच्चे को कोई टॉपिक दे दिया तो बच्चा तभी उस बारे में मौखिक रूप से उत्तर दे पाएगा जब उसके प्रति क्या होगा, वो जानकारी रखता होगा। तो उसके लिए वो क्या करेगा, उसको पढ़ेगा, रीड करेगा, उसके लिए वो क्या है अपना जो ज्ञान है उसको विस्तृत बनाएगा। ये क्या है, इसके फायदे हैं, ठीक है ना। इस तरीके से ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट हो जाती है मौखिक अभिव्यक्ति। ओके, तभी तो वो रिप्लाई कर पाएगा। नेक्स्ट इसी में कि मौखिक उत्तर विद्यार्थियों को नेतृत्व क्षमता के गुणों से क्या लैस करता है और उसे प्रति प्रश्नों के लिए तैयार रहने का गुण प्रदान करता है। जब हम मौखिक अभिव्यक्ति की बात करते हैं इसे बच्चे में क्या आ रही है, नेतृत्व की क्षमता आती है, ठीक है ना। बच्चे के सामने क्या है, प्रश्न में प्रश्न आप रख पा रहे हैं और बच्चा उसका क्या अपने आप को तैयार कर रहा है, बोलता जा रहा है, बताता जा रहा है, ऑन द स्पॉट आपने टॉपिक दिया, बच्चे ने उसके बारे में क्या कर दिया, अपनी स्पीच दे दी, ठीक है ना। इस तरीके से बच्चे के अंदर क्या आ रही है, नेतृत्व की क्षमता आ रही है। तो ये भी आपका क्या है, सतत व्यापक मूल्यांकन में आपका ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही प्रभावशाली तरीका है। ओके, वही बात की जाती है आपकी लिखित अभिव्यक्ति की। तो लिखित अभिव्यक्ति में लिखित यानी लिख करके आपको अपने अभिव्यक्ति करना है। तो लिखित अभिव्यक्ति का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में क्या है, सर्वाधिक महत्व है। वार्षिक परीक्षाओं के दौरान यह अधिक कारगर होता है, ठीक है ना। आपने देखा वार्षिक परीक्षाएं जो होती है, एनुअल जो आपकी क्या होती है, एग्जाम होते हैं, कई बार हम क्या कर रहे हैं, बच्चों को लिखित अभिव्यक्ति के मौके देते हैं, ठीक है ना। अर्थात हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं बच्चों को उनके आंसर किस तरीके से प्रेजेंट करने हैं, लिख करके करना है। क्योंकि परीक्षाओं के दौरान पाठ्यक्रम से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर विद्यार्थी को अपने शब्दों में लिखने होते हैं। आपने कई बार देखा हो गया, ठीक है ना, कई बार देखा होगा कि क्वेश्चन दिया रहता है, निबंध दिए जाते हैं लिखने को, इसमें विद्यार्थी को क्या है अपने अपने विचार क्या है, अलग अलग क्या है लिखने हैं, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि सबके सेम ही होने चाहिए। तो ये यहाँ पे स्वतंत्रता भी रहती है।
तो लिखित अभिव्यक्ति से विद्यार्थी की क्या होगा, लेखन क्षमता में क्या हो जाएगी, वृद्धि होगी। जो विचार है वो कैसे हो जाएंगे, प्रबल हो जाएंगे और स्थायी हो जाएंगे। ठीक है ना, उसे पता चलता है कि किन चीज़ों को किस तरीके से प्रेजेंट करना है, किस क्रम में प्रेजेंट करना। तो ये क्या है, ये प्रबलता बच्चों में आ जाती है लेखन अभिव्यक्ति के माध्यम से। वहीं अगर बात की जाती है लेखन क्षमता के बेहतर होने से क्या होता है, संयमित रूप से उत्तर देने की प्रवृत्ति बनती है। ठीक है ना, जब आप किसी चीज़ की राइटिंग कर रहे हैं तो बच्चे के अंदर जो संयमित होने का तरीका आता है वो किसके माध्यम से आता है, वो लिखित अभिव्यक्ति के माध्यम से आता है। तो ये आपके क्या है, सारे क्या है, बहुत ही प्रभावशाली तरीके हैं जो आपके सतत एंड व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत क्या है, शामिल किए गए हैं। तो इस तरीके से बच्चे का क्या है, सतत और व्यापक मूल्यांकन किया जा सकता है। बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू अलॉट टू ऑल ऑफ यू।